डियर, तो माय डियर, जितने भी सेकेंड ईयर के आप लोग डियर हो, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, या फिर आप एमपी से हैं, या फिर आप राजस्थान से हैं, या फिर आप झारखंड से हैं, कहीं से भी आप यूपी जीएनएम सेकेंड ईयर में हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं उसी के लिए पढ़ाता हूँ, कंप्लीट सिलेबस कराता हूँ। तो आप लोग को अगर सीरियली डेली आप देखेंगे, दोपहर में मैं सेकेंड ईयर का वीडियो डालता हूँ दोपहर में, तो आप वहाँ से आकर डेली पढ़ सकते हैं। वेबसाइट nursingyan.com पर इसका पीडीएफ वगैरह टोटल मैं यूनिट वाइज डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यूनिट वाइज। ओके, दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ माय डियर, कि अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से समझना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप YouTube पर वीडियो देखते ही रहें और समझते रहें। नहीं, आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को सुन कर भी नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में देखने के कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन समझना के लिए इतना महत्वपूर्ण मेरे बात होते हैं जो आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर जो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, सर मैं क्या पढूँ, मैं क्या पढूँ, क्या करूँ, करने लगते हैं। तो ऐसे कुछ काम नहीं चलता है। कंपटीशन की दुनिया में आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, आज मैं चाइल्ड हेल्थ का लेकर आया हूँ। चाइल्ड हेल्थ में चूँकि चौथा सब्जेक्ट आपका चाइल्ड हेल्थ है, पेपर नंबर 4 होता है ये सेकेंड ईयर का। तो पिछले सप्ताह में ये हो जाना चाहिए, बट आप लोग को पता है कि मैं न्यूज़ वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के कारण ये नहीं हो पाया। तो आज मैं ये करा दे रहा हूँ। कल से फिर से इस सप्ताह में आपका सब्जेक्ट 1 से शुरू हो जाएगा, जो यह 10वां वीडियो होने वाला है आपका चाइल्ड हेल्थ का, ठीक है। तो आप लोग देखिए, 10 वीडियो तक सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। देन हम इसके बाद नेक्स्ट इस सप्ताह में जो वीडियो लाएंगे वह 11वां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज चाइल्ड हेल्थ का 10वां वीडियो देखते हैं। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे हमसे आज पूछा गया है नियोनेंटल जॉन्डिस, जिसे नवजात शिशु का पीलिया या कमला कहा जाता है। इसे हम लोग हाइपर बिलुबिरिनिया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नियोनेंटल जॉन्डिस मतलब एक नवजात शिशु में जो जॉन्डिस होता है जन्म के बाद, एक नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें जॉन्डिस जो होता है वो क्या होता है, किस कारण से, लक्षण, जाँच, सारे चीज़ हम इसको आज जानेंगे। दूसरी भाषा में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाइपर बिलुबिरिमिया, ठीक है। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, और बिलुबिरिनिया मतलब होता है रक्त में बिलुबिरिन की मात्रा बढ़ा होना। यानी हाइपर मतलब अत्यधिक बिलुबिरिन की मात्रा रक्त में होना, यही जो है आपका अति बिलुबिरिन होता है। इसका कंप्लीट समझेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि नियोनेंटल जॉन्डिस या हाइपर बिलुबिरिनीमिया होता क्या है। माय डियर, जब बच्चा जन्म लेता है तो अधिकांश बच्चे में 80% बच्चा में जो है आपको हाइपर बिलुबिरिमीनिया होता है, ठीक है। हाइपर बिलुबिरिनिया जो है अधिकांश बच्चे में पाए जाते हैं, समझ गए। अधिकांश बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें ये चीज़ें होते ही हैं, बट जन्म के बाद आपके बच्चे में ये चीज़ें ज़्यादा हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब बच्चे का आपका 3 से 4 दिन 5 दिन ओल्ड हो जाए आपका बच्चा, फिर भी आपके बच्चे में बिलुबिरिन का लेवल नहीं घट रहा है, उसका शरीर दिन प्रतिदिन पीला होते ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है आपका नियोनेंटल जॉन्डिस का, समझ गए। लेकिन अगर शुरुआती जन्म के बाद अगर शुरुआती कुछ घंटों तक, अगर 24 घंटे या फिर 48 घंटे तक, अगर आपके 24-36 घंटे तक अगर बच्चे में आपके बिलुबिरिन लेवल थोड़ा सा हाई भी है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल या यहाँ तक माना जाता है कि स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन तक अगर बच्चे का 17 mg/dl भी अगर है बच्चे में बिलुबिरिन का लेवल, तो यह कोई खास नहीं, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जैसे ही 3 से 5 दिन तक अगर बच्चे का आपका यह लेवल नहीं घट रहा है, राइज अप ही कर रहा है, बढ़ ही रहा है, और यह 20 से के आसपास चला गया, तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, समझ गए। 3, 4, 5 दिन इन सब में अगर बढ़ रहा है जन्म के बाद, तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अब ये नियोनेंटल जॉन्डिस हाइपर बिलुबिरिनिया होता क्या है ये तो मैंने जो बताया बेसिक बताया। अब इसमें होता यह है, चूँकि नवजात शिशु का पीलिया है तो नवजात का ही बात होगा। अब नवजात होने का मतलब होता है, नियोनेंटल का मतलब होता है, आप लोग को पता होगा, नियोनेंटल का मतलब होता है नवजात, जो नए जन्मे बच्चे हैं। तो नवजात जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में जो रक्त है, रक्त जो होता है, रक्त में जो बिलुबिरिन का स्तर है, मात्रा है, यह अगर अत्यधिक इकट्ठा होने लगे और आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, तो उसी को हाइपर बिलुबिरिनिया कहते हैं।
इससे होता यह है कि शिशु का जो त्वचा होता है वो पीले पड़ने लगता है और शिशु के स्किन में जो है जो बिलुबिरिन होता है वो जाके चिपकने लगता है, जिससे स्किन पीला पड़ने लगता है और इसी को हम लोग शिशु का पीलिया या कमला कहते हैं। समझ गए। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि भाई ब्लड में कितना जो है बिलुबिरिन का लेवल होगा तो जो है हम पीलिया हो जाता है। तो देखिए इसमें दो होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट बिलुबिरिन होता है। तो वयस्कों में तो ये चीज़ें कम होता है, वयस्कों में तो बहुत कम होना चाहिए, लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है उसमें ऑटोमेटिक ज़्यादा रहता ही है। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होते जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीतते जाता है, यह डाउन होते जाता है लेवल। लेकिन अगर डाउन न हो तो उस कंडीशन में जो है हम इसे नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा जन्म लेता है तो आपको हो सकता है बच्चा का 15 mg DL भी हो, ठीक है, 17 भी हो, 18 भी हो जन्म के समय। लेकिन जन्म के जब 1-2 दिन बीते तो यह कम होना चाहिए। अगर कम नहीं हो रहा है, 15-17 से ऊपर रह रहा है, मतलब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना, बच्चे के लिए यही है। और यह हाइपर होता है, इतना लेवल जो मैंने 15 से ऊपर ही हाइपर होता है, लेकिन 15-17 चलने वाला होता है। अगर समय के साथ ये ना घटे तो फिर प्रॉब्लम की दिक्कत है। समझ गए। आगे है इसका कारण क्या होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का जल्दी जल्दी व अधिक नष्ट होना। इसका कारण यही होता है कि जो आपके बॉडी में RBC है, यह RBC जल्दी जल्दी बन रहा है और जल्दी जल्दी नष्ट हो रहा है, जिसके कारण बिलुबिरिन जो है आपका सांद्रता बिलुबिरिन का सही नहीं हो रहा है। लीवर कार्यों की अपरिपक्वता, हो सकता है आपके बच्चे में लीवर से संबंधित कोई समस्या हो, लीवर सही से नहीं काम कर रहा हो, ठीक है, जिससे आपका बिलुबिरिन रक्त में बढ़ जाता है, ठीक है। आगे है रक्त समूहों की असंगतता से एरिथ्रोसाइट का क्षय होना। अब आपके हो सकता है बच्चे में ब्लड ग्रुप में जो है असंगत हो, जिसके कारण एरिथ्रोसाइट का जो है क्षय बढ़ रहा हो। पॉलीसाइथेमिया होना, ये सब कारण जो है बच्चे में बनता है। तो इन कारणों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले RBC का जल्दी जल्दी बनना, ठीक है, रिकरेंट उसका बनेगा और जो है नष्ट होगा। लीवर इमेच्योर, मतलब लीवर सही से परिपक्व नहीं है, जिसके कारण आपके ब्लड में जो बिलुबिरिन है वो बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैनेज करने का काम लीवर ही करता है बिलुबिरिन का। समझ गए। जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसमें असंगत है, जिसके कारण एरिथ्रोसाइट का क्षय बढ़ जाएगा। पॉलीसाइथेमिया, ये सब जो है आपके कारण बनते हैं। ओके, आगे आता है अपन यहाँ पे, अब इसके कुछ कारण जान गए तो लक्षण भी इसके होते हैं। लक्षण कहने का मतलब है कि जो दिखे, जो आप उसे महसूस करें, जो दिखे वही लक्षण होता है। तो एक आप जॉन्डिस वाले मरीज में, चाहे वो बच्चा का हो चाहे वो वयस्क का हो, क्या क्या देखते हैं उसमें, थकावट होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा, मूत्र का रंग गहरा हो जाएगा, मल जो होगा काला होने लगेगा, ठीक है, रक्त की कमी आ जाएगा, शरीर पीलापन दिखने लगेगा, नाखून आँख पीला पीला पड़ने लगता है। समझ गए। वजन जो है व्यक्ति का घटने लगता है। तो ये सब लक्षण होता है आपके जॉन्डिस का। तो इसमें लिखा कितना है, मात्र 4 गो, लेकिन मैं आपको कितना सारा बता दिया। थकान, वोमिटिंग, मूत्र का गहरा, मल का काला होना, ठीक है, रक्त की कमी एनीमिया होना, समझ गए, नाखून और आँख का जो है पीलापन दिखना, त्वचा का पीला होना, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं। वीकनेस, कमजोरी होना, ये सब जो है, पेट का आकार बढ़ा होना, समझ गए, ये सब चीज़ें जो है आपको लक्षण में आता है। मैंने बता दिया बड़ी आसानी से। ध्यान दीजिएगा, कम से कम मेडिकल में हिंदी के जगह पर फैटिक मतलब थकान, वोमिटिंग, बोमन, ठीक है, ये सब याद रखिए। डार्क यूरिन, मूत्र का गहरा, डार्क स्टूल, मल का काला होना, समझ गए। चलिए, अब आता है भाई निदान। निदान किसी भी बीमारी का आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। निदान डायग्नोसिस मतलब होता है टेस्ट, समान तौर पर इसे टेस्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस होता है जिसमें निदान किया जाता है। निदान में आप अलग अलग जांच होते हैं, बहुत सारे, जिस बीमारी के लिए जो जांच जरूरी होता है वो करवाया जाता है, वही निदान होता है। जैसे अगर किसी को मान गए कोई बीमारी है, जैसे यहाँ पे जॉन्डिस है बच्चे का, तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में किसका किसका जांच करते हैं, तो ब्लड टेस्ट में हम लोग सीरम बिलुबिरिन लेवल का जांच करते हैं, ब्लड ग्रुप जांच करते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप असंगत है, RH फैक्टर माता और शिशु दोनों का चेक करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन भी कम जाता है, ब्लड कल्चर टेस्ट करते हैं जिसमें CBC, RBC, WBC सबका पता चलता है। ब्लड के द्वारा ही लेवर टेस्ट होता है, समझ गए। और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट होता है जिससे हमको पता चलता है। तो कुल मिला के ये सारे टेस्ट होते हैं, समझ गए। ये टेस्ट जो है बेसिकली ये टेस्ट जो है यहाँ पे होता है, समझ गए। महत्वपूर्ण टेस्ट इसमें जो होता है, लीवर टेस्ट होता है,
बिलुब्रीन का टेस्ट होता है इसमें महत्वपूर्ण, समझ गए। बाकी ये सब जो है एक कारण पता करने के लिए होता है, ये सब कारण पता करने के लिए है। क्योंकि कारण में देखे हैं कि ब्लड ग्रुप में असंगत, ठीक है ना, माता और बच्चे को दोनों को चेक किया जाता है, RH फैक्टर, HB हीमोग्लोबिन लेवल, ये सब चेक करते हैं ब्लड के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया निदान। अब आती है बात प्रबंध करने का। तो प्रबंध करने के लिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, किसी भी बीमारी का प्रबंध 3 तरीके से होता है। एक प्रबंध होता है जो चिकित्सीय प्रबंध होता है, मेडिकल प्रबंध, ठीक है, मेडिकल प्रबंध, ओके, मेडिकल प्रबंध। मेडिकल प्रबंध में दवाई वगैरह, पोषण वगैरह, समझ गए, पोषण वगैरह कैसा देना है, दवाई वगैरह देना है, तो ये हो जाएगा चिकित्सीय उपचार, चिकित्सीय प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध में नर्स के द्वारा किए गए मैनेजमेंट नर्सिंग प्रबंध कहलाता है। एंड लास्ट होता है आपका सर्जिकल प्रबंध। अगर मान गए किसी बीमारी में मेडिसिन फेल है, मेडिसिन काम नहीं करेगा या नहीं कर रहा है और सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी होगा, तो उस कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। क्या सर्जरी होगा वो सर्जिकल मैनेजमेंट में लिखना पड़ता है, समझ गए। तो बेसिकली चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जॉन्डिस के बारे में, तो आप खुद समझिए जॉन्डिस में क्या सर्जरी का कोई काम है, सर्जरी का कोई प्रोसीजर संभव है, कोई प्रोसीजर संभव नहीं है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। बस यहाँ पे 2 मैनेजमेंट होगा, एक मैनेजमेंट होगा आपका मेडिकल मैनेजमेंट और एक होगा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। यह 2 मैनेजमेंट होंगे, ठीक है। तो दोनों मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। पहला आ गया आपका चिकित्सीय मैनेजमेंट। अब ये चिकित्सीय मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, देखिए, चूँकि पेशेंट है, छोटा बच्चा है, शिशु है, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है चिकित्सीय प्रबंध में। तो एक फोटोथेरेपी होता है। फोटोथेरेपी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, समझिएगा। पहले इस बीमारी को समझ लेते हैं, फिर आप समझिएगा। देखिए, फोटोथेरेपी एक उपकरण होता है, समझ गए। यह एक इक्विपमेंट होता है जिसमें बच्चे को नंगे डाला जाता है, नंगा डायपर पहनाकर, आँख को ढककर उस जो है फोटोथेरेपी में डाला जाता है, उस इक्विपमेंट में, उपकरण में। अब जैसे ये मानिए इसमें बच्चे को डाला गया, ठीक है, तो इसके साइड में यहाँ ऊपर से ट्यूब लगे होते हैं, ठीक है, इसमें 2-3 ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब को जलाया जाता है, ठीक है। इसमें नीले कलर का प्रकाश होते हैं, लेकिन इस नीले कलर को प्रकाश को क्षमता ज़्यादा होता है किरण का, बच्चे पर गलत इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए इसमें 3 अगर बल्ब है तो इस 3 बल्ब में 2 नीले प्रकाश का और एक जो है व्हाइट कलर का ट्यूब लगाया जाता है और बच्चे को खुला नंगा इसमें जो है रख सुला दिया जाता है बच्चे को, और जो है यह ट्यूब को चालू कर दिया जाता है, लाइट को। यह लाइट डायरेक्टली बेबी के आँख को ढक दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बॉडी पर पड़ता है, जिससे जो जमे हुए बिलुब्रीन होते हैं, स्किन के साथ चिपके होते हैं, यह प्रकाश उसको पिघलाकर यूरिन के साथ बाहर जो है निकाल देता है, समझ गए। तो यही फोटोथेरेपी होता है, समझ गए चीज़ों को, कि यह एक उपकरण होता है जिसमें नीले प्रकाश के नीचे शिशु को खुला छोड़ा जाता है। नीला प्रकाश क्या करता है, बिलुब्रीन को भंगुर करता है, पिघला देता है, तोड़ देता है, और वह जो बिलुब्रीन होता है उत्सर्जन के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे बिलुब्रीन का लेवल घटता है। अब ये जो प्रकाशीय चिकित्सा होता है, मान गए बच्चे को हम सीधा लिटा दिए तो सिर्फ ऊपर के एरिया को तोड़ेगा, बिलुब्रीन जमा होगा। तो इसमें जो पोजीशन होता है बच्चे को बदलते रहते हैं, ताकि चारों साइड से एक समान प्रकाश बच्चे को लग सके, ठीक है। तो पहला हो गया प्रकाशीय चिकित्सा, इसके मैनेजमेंट में। दूसरा होता है औषधि देना। शिशु को कुछ निश्चित औषधि दी जाती है जो लीवर के सेल पर अपने प्रभाव करते हैं, जैसे ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के निर्माण को बढ़ा देती है, जो बिलिब्रीन के उत्सर्जन में सहायता करता है, समझ गए। अब कुछ औषधिये भी दिए जाते हैं, बहुत सारे औषधि होते हैं जो लीवर पर काम करता है, और लीवर के जो सेल होता है वह एक्टिव होता है, और यह एंजाइम जो है क्या करता है, बिलुब्रीन के सिक्रेशन जो एक्सट्रैक्शन होता है, उत्सर्जन, उसको बढ़ा देता है, और बिलुब्रीन जो है लीवर से बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना। आगे है तीसरा क्वेश्चन है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, प्रतिस्थापन। पर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में होता यह है कि इसमें रक्त को जो है प्रतिस्थापन ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इसमें शिशु में रक्त से बिलुब्रीन को शीघ्रता से बाहर किया जाता है, और यह पूर्णकालिक शिशुओं के में जब अति बिलुब्रीन 20 mg/dl तथा इमेच्योर अपरिपक्व शिशुओं में जब बिलुब्रीन लेवल 10 से 15 mg/dl हो, तब यह प्रयोग किया जाता है। देखिए,
जब बच्चे में जो पोस्ट मैच्योर बच्चे होते हैं, मतलब पूर्ण परिपक्व बच्चे जो होते हैं, जो समय पर बिल्कुल जन्म लेते हैं, वैसे बच्चे में अगर 20 mg प्रति DL से अगर अधिक हो जाए बिलुब्रिन का लेवल तो गंभीर सिचुएशन माना जाता है। यह बिलुब्रिन का यह जॉन्डिस का गंभीर लेवल होता है इतना पर नियोनेट्स में, और इसमें जो है एक्सचेंज किया जाता है। समझ गए? एक्सचेंज का मतलब है कि इसमें रक्त से बिलुब्रिन को शीघ्रता से निकाला बाहर किया जाता है। ठीक है, यह पोस्ट मैच्योरिटी में। यहीं पर अगर बच्चे समय से पहले 1-2 सप्ताह जन्म ले लिया है, प्री मैच्योर है, तो उसमें यह लेवल 15 mg DL होता है, 15 mg प्रति DL होता है। इतने पर प्री मैच्योर बेबी में गंभीर हो जाता है, तो इतने पर जो है यह एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने का मतलब है एक्सचेंज कर देना, यानी बिलुब्रिन को बाहर निकाल देना उस रक्त से जिस रक्त में बिलुब्रिन का लेवल इतना और इतना बढ़ चुका है, तब ये प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह गंभीर लेवल होता है। समझ गए? वैसे जो बिलुब्रिन का लेवल है यह 17 से ही इंडिकेट कर देता है आपके जॉन्डिस को, लेकिन अगर 20 के पास चला जाए, इससे ऊपर हो जाए, तो यह गंभीर होता है, तब जाके एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जरूरत पड़ जाता है। समझ गए? तो अपन यहाँ पे चिकित्सीय विधि में देख लीजिए, फोटोथेरेपी है, औषधि है। अब फोटोथेरेपी कहिएगा सियाना के लिए, तो नहीं, फोटोथेरेपी सियाना के लिए नहीं हो। कैसे सियाना? आप सियाने एडल्ट को कैसे वो छोटे से इक्विपमेंट के नीचे सुला दीजिएगा खुला, तो ये नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। औषधि सियाना में दिया जाता है, प्रतिस्थापन भी आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्रबंध में चिकित्सीय प्रबंध, जिसमें प्रकाश चिकित्सा, औषधि चिकित्सा और प्रतिस्थापन रक्तदान, ये 2 चीज़ें हो, 3 चीज़ें हो गया। अब चूँकि यहाँ पे हमने आहार में भी परिवर्तन लिखते, लेकिन चूँकि नियोनेट्स है, बच्चा है, तो बच्चा आहार तो भाई लेगा नहीं, वो तो माता के दूध पर ही आश्रित है, तो उसके लिए आहार थेरेपी कोई नीड यहाँ पे नहीं है। समझिए? अगर एडल्ट के जॉन्डिस में लिखेंगे तो फिर उसके आहार में चेंज किया जाता है, नरम दाने, हरे साग सब्जी देते हैं, हल्दी कम कर देते हैं, मिर्च मसाला कम कर देते हैं। समझ गए? ये सब होता है एडल्ट के लिए, क्योंकि एडल्ट ये सब लेने लगता है, लेते रहता है। अब आता है अपन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेस्ट होता है, पहले पॉइंट चुनिए, वो पॉइंट महत्वपूर्ण ऊपर से चुन लिए। अब इस पॉइंट में हम कैसे इसका प्रबंध करेंगे, 3-4 लाइन लिख दिए। फिर दूसरा पॉइंट उठाइए, कौन सा पॉइंट है, इससे रिलेटेड प्रबंध 3-4 लाइन लिख देंगे। तो ये होता है बेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग पॉइंट बना के लिखिए एक, और उसमें 3-4, फिर 2, उसमें 3-4, बेस्ट अच्छा हुआ है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्ट भी अगर 1, 2, 3, 4 करके 10-15 लाइन अगर लिख देते हैं तो ये भी चलने वाला है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन बेहतर इफेक्टिव आपका वो वाला है जो आप पॉइंट बनाएंगे, उसके अंदर 3-4 उसका मैनेजमेंट, फिर 2 पॉइंट बनाएंगे, फिर उसका 3-4 लाइन उसका मैनेजमेंट करेंगे, फिर आगे, तो वो बेहतर है। लेकिन मैंने बताया था दोनों तरीक़ा से बताऊंगा, तो आज जॉन्डिस में बच्चे के लिए है, तो मैं ये सीधा लाइन बाई लाइन बता देता हूँ। देखिए, सब के सब कहीं ना कहीं कारण और लक्षण पर ही आधारित मैनेजमेंट होगा, और नर्स वही मैनेजमेंट करती है, कारण और लक्षण पर ही आधारित मैनेजमेंट करती है। बाहर से तो कोई प्रबंध होगा नहीं, फालतू का तो प्रबंध होता नहीं है। देखिए कैसे शिशु नर्सिंग प्रबंध। पीलिया की जाँच के लिए शिशु की त्वचा के रंग का निरंतर अवलोकन करें कि पीला रंग घट रहा है या बढ़ रहा है। अब बताइए, लक्षण में है ना कि शरीर पीलापन पड़ता है, तो पीलापन के लिए हम क्या करेंगे, स्किन त्वचा हमेशा देखते रहेंगे, अवलोकन करते रहेंगे एज ए नर्स की घट रहा है। अगर बिलुब्रिन घटेगा तो शरीर पीलापन कम होगा, अगर नहीं घटेगा बढ़ेगा तो ये उतना ही रहेगा या पीलापन बढ़ते रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये लक्षण से ही संबंधित है। आगे है, शिशु के मूत्र व मल के रंग, मात्रा और प्रकृति को जांचे व नोट करें। अब आप लक्षण में ही देखे हैं कि भाई जो मूत्र है, जो मल है, उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है, काला हो जाता है मल, तो उसके देखेंगे, जांचेंगे, नोट करेंगे। ठीक है। तीसरा है, शिशु के जैविक चिन्हों की निरंतर जांच करते रहेंगे। शिशु के जैविक चिन्ह होता है, अब कोई भी रोग होता है ना, उसमें जितने भी वाइटल ऑर्गेन होते हैं, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, हार्ट बीट हो, ठीक है ना, टेम्परेचर हो, इन सब को हम हमेशा एसेस करते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं, क्योंकि ये सब बीमारी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वाइटल ऑर्गेन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये सब सहायक हो जाता है। तो शिशु के वाइटल ऑर्गेन का निरंतर एग्जामिन करते रहेंगे। आगे है, शिशु की संपूर्ण शारीरिक मानसिक अवस्था का अवलोकन करेंगे। ऑक्सीजन न्यूनता
अति ताप यानी हाइपर जो थर्मिया होता है, न्यून ताप हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज का कमना तथा संक्रमण। अब देखिए होता यह है, कोई भी बीमारी हम देखते हैं ना तो बीमारी के लक्षण कारण का तो प्रबंध करते ही हैं, साथ में रोकथाम के लिए भी कुछ अलग से उपाय हम लोग सोचते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, कोई अन्य इसके लक्षण जो है इस पर अटैक ना करे, जटिलता ना हो। तो इस सब के बचाने के लिए हम बच्चे में ऑक्सीजन का देखेंगे लेवल कितना है, टेम्परेचर सही है नहीं है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया सही है मतलब ग्लूकोज जो है नीचा है या अप डाउन हो रहा है, इसको देखेंगे, संक्रमण का अवलोकन करेंगे और इन सब का भी प्रबंध करेंगे। अगर कोई इसमें कमी बेस लगेगा तो उसका प्रबंध करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रकाशीय चिकित्सा। फोटोथेरेपी हेतु शिशु को नग्न अवस्था में नीले प्रकाश के नीचे रखे व उसकी अवस्था बार बार बदलते रहे ताकि पूरे शरीर पर प्रकाश का प्रभाव पड़े। अब हम लोग देखे हैं कि भाई फोटोथेरेपी है तो फोटोथेरेपी में नर्स की भूमिका हो जाती है, वहाँ पे बच्चे को कैसे रखना है, बार बार कैसे जो है पोजीशन बदलना है, बच्चे को क्या जो है ढकना चाहिए, आँख को ढक देना चाहिए, तो इन सब चीज़ों में नर्स की भूमिका हो जाती है, ठीक है ना। देखिए जो भी आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं आपको अपने स्किल पर लिखना पड़ता है। यह स्किल कहाँ से जनरेट होता है, तो बीमारी में जो ऊपर आप कारण लक्षण पढ़े होते हैं, परिभाषा पढ़े होते हैं, उसी से जनरेट आप अपने नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, समझ गए। नर्सिंग मैनेजमेंट कोई फालतू का चीज़ इधर उधर से नहीं लिखना होता है, समझ गए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप परिभाषा से, कारण से, लक्षण से, यहीं से जनरेट करके आप जो है नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ है, नर्सिंग मैनेजमेंट पूरे प्रक्रिया के जो है एक अंग होता है पूरे, चाहे वो परिभाषा हो, कारण हो, लक्षण हो, उपचार हो, तमाम चीज़ों में नर्स के द्वारा मैनेज किया जा सकता है और तमाम चीज़ों में नर्सिंग का रोल हो सकता है। तो आप उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपसे नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ रहा है तो आप उसको लिख दीजिए, सीधी सी बात है। डायग्नोसिस में भी तो नर्स का रोल हो सकता है ना, कि कैसे डायग्नोस करना है, क्या करना है, कितना लेवल होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। तो हर पॉइंट, कारण, लक्षण, निदान, सब में नर्स का जो है प्रबंध संभव है। तो आप अपने स्किल के ऊपर इसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए प्रकाशीय चिकित्सा के दौरान शिशु की आंखों की रक्षा के लिए उन्हें आई पैड से ढक दे ताकि रेटिना की क्षति की रोकथाम की जा सके। अब चूँकि नीला प्रकाश होता है, उसका रे खतरनाक होता है, किरण, तो इसलिए आँख को ढक देंगे ताकि बच्चे को आँख की क्षति ना पहुँचे। मल में बिलुब्रिन की निष्कासन हेतु आरंभिक पोषण दें। अब मल में बिलुब्रिन का लेवल मल के द्वारा बाहर निकले, इसलिए जो ज़रूरत है वो पोषण देंगे। जिस भी तरीका से आप संभव हो उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रकाशीय चिकित्सा की अवधि का चार्ट करें कि बच्चे को कितना देर जो है फोटोथेरेपी लग रहा है, ये सब नर्स को करना पड़ता है, डॉक्टर नहीं करते हैं। रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रतिक्रिया के दौरान संक्रमण की रोकथाम हेतु सख्त एसेप्टिक तकनीक को बनाए रखें। अब ऊपर देखें ना, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करें, प्रतिस्थापन रक्तदान। तो रक्तदान मतलब रक्त को ब्लड ट्रांसफ्यूज करके जो बिलुब्रिन है उसको, बिलुब्रिन वाला को बाहर कर देना और एक फ्रेश ब्लड को अंदर देना, जिससे बिलुब्रिन लेवल अंदर से बाहर आ जाएगा और फ्रेश ब्लड अंदर जाएगा, समझ गए। तो इसमें संक्रमण के रोकथाम का ध्यान रखना। आगे है, देख लीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले और बाद सभी वाइटल ऑर्गेन के चेक करना, क्योंकि ब्लड देने से पहले क्या था और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद क्या वाइटल साइन हो रहा है, ये ध्यान जरूरी होता है देना। शिशु का तापमान निरंतर बगल से जांच करते रहना, साइड से, ठीक है। आगे है, शिशु के पोषण देने के लिए नीले प्रकाश से निकालें। अब शिशु को आप जो है ब्रेस्ट मिल्क फीड देंगे तो उसमें रखे रखे तो नहीं दे देंगे, प्रकाश से निकाल कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, शिशु के परिजनों को शिशु से मिलाते समय प्रकाशीय चिकित्सा से निकालकर आंखें से कवच हटा लें। अब चूँकि आँखों को आप ढके हुए हैं पैड से, तो अब जब उससे बच्चे को उसके घर वाले को देंगे, सौंपेंगे, तो पैड को हटा दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। परिवारजनों को पीलिया की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित करें, ठीक है। और लास्ट में चूँकि बच्चा है, बच्चा से तो डायरेक्टली नर्स बात नहीं कर सकती, वो समझ नहीं सकता है, तो बच्चा का कोई भी ट्रीटमेंट हो, प्रबंध हो, तो लास्ट में 1-2 लाइन जरूर लिख दीजिए कि शिक्षा देना में आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं, उसके परिजन को दे, उसके माँ को दे, उसको पिता के दे, उसके संबंधी को दे बच्चे से, ठीक है, ताकि वो बच्चे को मैनेजमेंट अच्छे से कर सके उस बीमारी में, समझ गए। तो ये अपन होता है। देखिए 14 पॉइंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, अभी मैं चाहूँ तो इसमें और 5-6 पॉइंट लिख सकता हूँ इसके प्रबंधन में, बहुत सारे पॉइंट अभी छूट गए हैं, समझ गए। तो चाहे तो अभी और भी लिख सकते हैं, तो 20 पॉइंट हो जाएगा, एक पेज ये हो जाएगा नर्सिंग प्रबंध। तो ये भी एक से लेकर जितना आप लिख सकते हैं ये भी संभव है, सही है, लिखिए। लेकिन अगर मैं यही कहूँगा
5 से 7 पॉइंट उठाइए और सभी पॉइंट के अंदर 3-3 4-4 लाइनें लिखिए, प्रबंध लिखिए कि इसको कैसे करेंगे, 3-4 लाइन लिखिए, फिर इसको कैसे करेंगे 3-4 लाइन लिखिए उसका उपाय, फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे उसके 3-4 लाइन लिखिए। तो ये बेस्ट तरीका होगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी 1 से लेकर जितना तक लिखना चाहते हैं डायरेक्टली बिना पॉइंट बनाए हुए, तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो बेस्ट था मैंने बता दिया। ओके, चलिए यहाँ पे बिता लेते हैं। आज का क्वेश्चन यहाँ पे हाइपर बिलिरुबिनेमिया समाप्त होता है, या इसी को हम लोग नियोनेटल जॉन्डिस नवजात शिशु में पीलिया कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।